हेलो बच्चों, मेरा नाम सत्यम श्रेष्ठ है और अब आपका स्वागत है विस्तास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको हिस्ट्री के बारे में, अपना जो 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। देखो, मैंने ना बहुत सारे बच्चों से ये सुना है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो इसको कुछ, अब ऑब्वियस ही बात है, एक ही चीज़ को हम पढ़ते रहते हैं, कोई नया तरीका नहीं है उसके अंदर, बस एक ही तरीके से हम बोलते जाते हैं, टीचर भी उसी तरीके के लेक्चर देते रहता है, तो बच्चा बोर हो जाता है। तो इसलिए हिस्ट्री को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना जरूरी है और कुछ इस तरीके से पढ़ना जरूरी है कि भैया जिससे हमें वो चीज़ याद रहे। अब होता क्या है ना, हिस्ट्री के अंदर ना सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है। अब भाई थ्योरी बोली जा रही है, बच्चा सुनता है, अभी याद करता है और सुबह तक भूल जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आए। इजी है, मजाक बन जाएगा चैप्टर, टेंशन मत लेना, बहुत प्यार से समझ में आएगा चैप्टर, है ना। तो पहले चैप्टर का नाम हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले, वही मेरा जो तरीका है हमेशा का, उसके पहले की बात थोड़ी कर लेते हैं कि ये हिस्ट्री क्या है। देखो, इंडियन हिस्ट्री जो है ना, आपके पास 12th में जब अभी आए हो आप लोग, तो 12th के अंदर आपके पास जो हिस्ट्री की बुक्स है वो 3 किताबें हैं। वो है आपकी एक पहली किताब, दूसरी और तीसरी। फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर हैं, सेकंड में 5 है और थर्ड में 6 चैप्टर हैं। इन्हीं सब के अंदर ना इनको कुछ इस तरीके से बांटा गया है। ध्यान से देखना, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको कुछ इस तरीके से बांटा गया है। एक तरफ हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, इधर से देखो, एक तरफ हमारी एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, एक तरफ हमारी मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और एक तरफ मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। अच्छा भैया, ये होता क्या है यार? ऑब्वियस ही बात है, ये क्या लिखा है मैंने, ये प्राचीन एंशिएंट। तुम तो नए हो, अभी तुम्हें समझ में थोड़ी आ रहा है। 11th के अंदर हिस्ट्री पढ़ी थी, जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा होगा उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। लेकिन 12th के अंदर 11th हिस्ट्री जो थी ना, वो वर्ल्ड की हिस्ट्री थी। ये जो हिस्ट्री है, ये कौन सी हिस्ट्री है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री है। यानी हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में। तो देखो, और पूरे के पूरे 12th के सिलेबस में, तो एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बहुत पुरानी हिस्ट्री। मतलब ये जो हम अभी चैप्टर पढ़ने वाले ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी में आएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है वो इसी वाले टाइम पीरियड में आएगा। स्टोन एज यानी कि आपका जो पाषाण युग होता था, जब पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। आदि मानव याद है? आदि मानव के जो होते, जो अपने पत्थरों से अपने औजार वगैरह बनाते थे, ये उस टाइम पीरियड की बात है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, महाजनपद वगैरह अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये अभी हमने टॉपिक क्लियर किया भी नहीं है, अभी हम आगे बढ़े भी नहीं है। सिंपल से समझो, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है। मेडिवल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो, नाम में ना तेजी है सबके। ये देखो, मेडिवल का मतलब होता है मध्य। मेडिवल का मतलब क्या होता है? मध्य। मतलब मैं उस हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं जो कि हमारे यहां पर टाइम बीचों बीच रहेगी। मैं बताता हूं कौन सा टाइम पीरियड। वो था आपका दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड, मुगल अंपायर जब हमारे यहां पर आए थे। सूफिज्म यानी कि सूफीवाद, भक्ति परंपरा, नए नए धर्म, ये समझ रहे हो, जो नए नए धर्म निकलने का टाइम पीरियड हुआ था, विजयनगर साम्राज्य, ये सब आपके इस वाले मेडिवल हिस्ट्री में जानने को मिलता है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है। अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब अंग्रेज, है ना। दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म हुई वैसे ही अंग्रेज आ गए, यानी कि जो ब्रिटिशर थे वो आ गए। ये मॉडर्न हिस्ट्री में गिना जाएगा। समझ लो ध्यान से, बहुत बहुत ईजी है, ध्यान से समझो। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत पुरानी, जब आदि मानव वगैरह हुआ करते थे, ये वो टाइम पीरियड है। मेडिवल मध्यकालीन यानी कि वो टाइम पीरियड जब हमारे यहां पर दिल्ली सल्तनत आया था। दिल्ली सल्तनत, अकबर वगैरह, शाहजहां वगैरह, ये वो वाला टाइम पीरियड है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात बताऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है? जो ब्रिटिशरों का टाइम पीरियड था उसके बाद का टाइम पीरियड, अब तक जो आधुनिक भारत अब तक चलते आ रहा है, ठीक है। आपके कोर्स के अंदर इस हिसाब से चीजें शुरू की जाएंगी, ठीक है बेटा। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 तरीके की हिस्ट्री है। हमारे इंडिया की हिस्ट्री को, यानी हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो ना सदाबहार का मतलब 11th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, बीए कर लो, एमए कर लो, किसी भी लेवल पे चले जाओ, ये बस दिमाग में रखने वाली चीज है। अगर हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो ये चीज दिमाग में बिठा के चलना जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। जो हिस्ट्री है उसको समझने का आपके पास एक मंत्र बताता हूं। देखो,
हम लोग इस दुनिया में रहते हैं। आप लोगों ने एक कार्टून के बारे में जरूर सुना होगा, डोरेमोन, है ना। डोरेमोन के पास ना एक टाइम मशीन है, जिसमें क्या होता है, वो बैठते हैं और पीछे चले जाते हैं, उसके बाद वहां के बारे में जानकारी लेके वापस आ जाते हैं, अच्छा ये चीज ऐसी थी। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है। तो भैया ये जो हम बताते हैं कि अच्छा इस टाइम पीरियड में ये चीजें होती थी, उस टाइम पीरियड में वो चीजें होती थी, कैसे? इसका एक तरीका है। वो तरीका कुछ और नहीं, वो तरीका ये सोर्सेज हैं, मतलब स्रोत। अब कोई सबूत, सोर्सेज मतलब स्रोत, मतलब क्या होता है, सबूत मिलना। देखो हमारे यहां पर किसी भी इतिहास के बारे में जानने के लिए दो ही तरीके के स्रोत यानी सोर्सेज, सबूत जो होते हैं, दो ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। वो होते हैं, एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरे होते हैं लिटरेचर सोर्सेज। कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं लिटरेचर सोर्सेज। लिटरेचर सोर्सेज का मतलब साहित्यिक स्रोत। अच्छा भैया आपने ये तो बता दिया ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं, मतलब क्या है इनका? मुझे नहीं पता भैया, मतलब बताओ। तो मतलब सुनो बेटा, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है, इसके अंदर चीजें सामान के फॉर्म में मिलती हैं, मतलब वस्तु के रूप में। किसके रूप में? वस्तु के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। इन द फॉर्म ऑफ गुड्स यानी कि सामान के फॉर्म में मिलेंगी आपको चीजें। और बात करूं लिटरेचर सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में, समझ लो साहित्य का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर चीजें लिखित रूप में यानी रिटन फॉर्म में मिलती हैं। मतलब इसके अंदर जो चीजें मिलेंगी वो रिटन फॉर्म में मिलेंगी। इसके अंदर जो चीजें मिलेंगी वो रिटन फॉर्म में, मतलब लिखित रूप में। अच्छा भैया अभी भी समझ में नहीं आया? अब एग्जाम्पल दो। क्या करो? एग्जाम्पल दो। अच्छा मैं एग्जाम्पल देके बता देता हूं, ध्यान से देखो। वस्तु के रूप में मतलब, वस्तु के रूप में यानी कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, घर, टूटे हुए घर, ठीक है, बर्तन, और क्या चीजें हैं, मूर्तियां। ये सारी चीजें क्या हैं? समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें क्या हैं? ये सामान के फॉर्म में मिल रही हैं। अच्छा ये चीजें सामान के फॉर्म में मिल रही हैं, तो इसके अंदर कैसे मिलती होंगी मैं बताता हूं। आपके पास जितने पुराने ग्रंथ हैं, स्कल्पचर्स, जो आपके पास ग्रंथ वगैरह देखने को मिलते हैं, या कोई सी भी पुरानी किताबें जो कि रिटन फॉर्म में मिलती हैं, या कोई सा भी अभिलेख, शिलालेख, ठीक है, ये देखो इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे ग्रंथ वगैरह हो गए आपके, ग्रंथ, ठीक है बेटा, ग्रंथ हो गए, उसके बाद आपके अभिलेख हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। यानी कि आपके पास दो चीजें हो गई, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेचर सोर्सेज। अच्छा एक चीज और समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक तरीके से और बोल सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखो, मैंने बता रखा है हिस्ट्री के अंदर कोई सी भी चीज अगर नहीं समझ में आती तो उस वर्ड को तोड़ के देखो। इसको कैसे पढ़ेंगे? पुरा जमा तत्व। कैसे पढ़ेंगे? पुरा जमा तत्व। पुरा मतलब पुरानी, और तत्व मतलब चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो पुरानी हैं, ठीक है बेटा, ऐसी चीजें जो पुरानी हैं, इसलिए इसको पुरातात्विक स्रोत और इसको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। यहां पर चीजें रिटन फॉर्म में मिलती हैं। पक्का समझ में आ गया? देख लो ध्यान से, सोर्सेज, तभी आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, तभी आपको समझ में आ पाएगा। सोर्सेज हमारे किसी भी हिस्ट्री को बनाने के लिए, किसी भी इतिहास का निर्माण करने के लिए दो तरीके के ही सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल, एक होती है लिटरेचर। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत, और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमें वस्तु के फॉर्म में यानी कि सामान के फॉर्म में चीजें मिलती हैं, और मैं बात करूं इसकी तो ये रिटर्न फॉर्म में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? ये रिटर्न फॉर्म में। ये मिलता है आपको, जैसे एग्जांपल दे दूं मैं इसका, घर, बर्तन, मूर्तियां, ये सारी चीजें। इसके एग्जांपल दूं तो ग्रंथ, अभिलेख और भी एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अब आपकी चीजें क्लियर हुई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने अभी तक पहले देख लिया था कि किस तरीके से, मैंने आपको बता दिया कि जो इतिहास होता है उसको जानने के दो ही तरीके के स्रोत होते हैं, वो हम कर चुके हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने सभ्यता भी बता दिया कि सभ्यता नाम की क्या चीज होती है। देखो सभ्यता का मैंने तरीका बता दिया ना, कि जो भी किसी भी तरीके का, चाहे आप किस तरीके से खाना खाते हो, कैसे बोलते हो, क्या पहनावा है, ये तरीका होता है, वो एक तरीके की सभ्यता होती है। अगर मैं उसके आगे नाम जोड़ दूं हड़प्पा, तो मतलब हड़प्पा सभ्यता। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो बेटा हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात बताऊं तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सबसे पहली सभ्यता थी। कहां की? भारत की। कहां की? भारत की।
भारत की सबसे पहली सभ्यता, जब हमें पता चला था कि लोग इस तरीके से भी खाना पीना खाते थे, बोलते थे, कपड़े पहनते थे, कैसे कैसे घर होते थे उनके, हमने इस हड़प्पा सभ्यता में जाना। और इसके अंदर यह बताया गया कि ये भारत की सबसे पहली सभ्यता थी, ये भारत की सबसे पहली सभ्यता थी। समझ लो इस बात को, ये दिमाग के अंदर बिठा लो कि भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज ना 1919 में करी थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1919 में करी थी। किसने करी थी? डी.आर. साहनी ने। किसने करी थी? डी.आर. साहनी। नाम क्या है इसका पूरा? दयाराम साहनी। क्या नाम है इसका पूरा? दयाराम साहनी। इस भाई ने हड़प्पा की खोज करी थी। कब? 1919 में। अच्छा, एक मूवी भी आई थी अभी कुछ समय पहले, ऋतिक रोशन की, आपने देखी भी होगी, मोहनजोदारो करके। ठीक है, वो मोहनजोदारो रियल में एग्जिस्ट करता था। वो कब, वो क्या है? मोहनजोदारो ना हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही एक जगह है जिसे हिंदी में मोहनजोदड़ो बोला जाता है और इंग्लिश में मोहनजोदारो कहा जाता है। इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? आर.डी. बनर्जी। अच्छा भैया, आर.डी. बनर्जी का मतलब राखल दास बनर्जी ने करी थी। किसने करी थी? राखल दास बनर्जी ने करी थी। अच्छा, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, ये तो मतलब ऐसा है कि फैक्ट है कि भैया हमने पढ़ लिया। सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा की खोज 1919 में हमारे डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी ने करी थी। मोहनजोदारो की खोज राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने करी थी। लेकिन ये 1919 मतलब ये तो वो टाइम पीरियड है ना जब हमारे यहां पर ब्रिटिशर वगैरह थे। बेटा ये खोजा गया था इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में सभ्यता थी नहीं, इसको खोज के निकाला गया था। जब खुदाई शुरू हुई थी तब नीचे एक पूरा का पूरा शहर निकल के आया था। और ये जो टाइम पीरियड था, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक थी। अच्छा, मतलब नहीं समझ में आया तो समझाता हूं। देखो, 2600 से लेके 1900 बीसी। बीसी का मतलब नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। आगे समझ में? 2600 से लेके 1900 बीसी, यानी कि बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है बेटा, बिफोर क्राइस्ट का मतलब, अब ऑब्वियस ही बात है, अभी तो तुम हिस्ट्री में नए आए हो, समझ में कैसे आएगा? बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। अब तो समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा? चलो एक काम करते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और भी बढ़िया तरीके से, बहुत बच्चों वाले तरीके से समझाऊंगा, समझ जाओगे। हाँ बच्चों देखो, आपने 10th क्लास 9th क्लास, जो सारे के सारे बच्चे 9th और 10th पास करके आए हैं, उसके अंदर ये तो पता है ना कि नंबर लाइन नाम की एक चीज थी। नंबर लाइन तो सुना होगा आपने। नंबर लाइन आप पढ़ते थे, उसमें क्या होता था? बीच में आपके 0 होता था, इधर की ओर सारे पॉजिटिव नंबर 0 से इधर की ओर बढ़ते थे, जो सारे पॉजिटिव नंबर होते थे। इधर की बात बताऊं, इधर 0 से इधर की ओर सारे नेगेटिव नंबर बढ़ते थे, मतलब उल्टी तरफ बढ़ते थे। इधर की ओर सीधी तरफ बढ़ रहे हैं, इधर की ओर उल्टी तरफ बढ़ते थे। लेकिन इससे इसका क्या मतलब? ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये जो 0 पॉइंट है ना, ये जो आपका 0 लिखा है, ये है आपका ईसा का जन्म। ईसा कौन? क्रिश्चियनिटी के अंदर जो आपके जीसस क्राइस्ट होते हैं, सुना है ना, जीसस क्राइस्ट, उनकी बात बता रहा हूं। ईसा का जन्म जो है वो इस टाइम पीरियड में हुआ था, 0 वाली डेट पे। ठीक है, उसके बाद का टाइम पीरियड सारा क्या कहलाता है? एडी। क्या कहलाता है? मतलब एनो डोमिनी। और इधर से इधर की बात बताऊं, इधर से इधर में क्या कहलाता है? बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब ईसा के जन्म से पहले का टाइम पीरियड। ईसा के जन्म से पहले का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? ईसा पूर्व। और ईसा के जन्म के बाद का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? एनो डोमिनी। मतलब देखो, समझ में आ रहा है? ईसा का जन्म यहां पर हुआ, यहां से पहले का टाइम पीरियड ईसा पूर्व, यहां से बाद का टाइम पीरियड ईसीवी, यानी कि एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। लेकिन भैया ये आपने 2600 टू 1900 बीसी लिखा है, मतलब ये देखो बेटा, ये रहा 2600 कहां पर होगा? इधर की ओर बढ़ रहा है, 5-5 का गैप है सब में, तो 5 के अंदर 25 के बाद 26, यानी कि ये वाला। और 1900 कहां पर? 2000 से ये थोड़ा सा पीछे, ये रहा ये वाला टाइम। यानी कि हम
इतने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, इतने टाइम पीरियड के बारे में, इतने टाइम पीरियड में हमारे यहां पर वो रही थी, हड़प्पा सभ्यता रही थी। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोलता कि ये इस तरीके से नहीं है, ये है 2600 बीसी से लेके 1900 एडी तक, तो आप कैसे करते बेटा? यहां पर आप देखते 2600 बीसी ये रहा, ठीक है, एडी में 1900 कहां पर आ रहा है? 2000 ये रहा, 1900 ये रहा, तो ये यहां से लेके यहां तक ये वाला टाइम पीरियड होता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता इस टाइम पीरियड में नहीं रही थी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं एक एग्जांपल, तो आप देख लो इस तरीके से। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये उल्टा क्यों लिखा है? डेट तो कम से कम डेट सीधी तो लिखो कि 1900 टू 2600 बीसी। बेटा देखो, टाइम ना इस तरीके से चलता है, टाइम इस तरीके से चलता है, ऐसे बीच में से दो तरफ नहीं चलता। हमने डेट्स बांट, हमने कैलेंडर बांट रखा है, लेकिन समय तो एक ही गति से एक ही तरफ चल रहा है। तो मतलब हम लोग इधर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इस तरफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर से 2600 उठाएंगे। मान लो अगर मैंने ऐसे बता दिया कि ये 1900 से लेके ये रहा, 1900 से लेके 2600 बीसी तक हमारे हड़प्पा सभ्यता का समय काल था, लेकिन ये बोलेंगे कैसे 1900 टू 2600? उल्टा नहीं यार, टाइम तो हमेशा इधर की ओर चलता है, टाइम हमेशा इधर की ओर चलता है, यानी कि एक तरफ चलता है, ठीक है बेटा। इसलिए हम लोग यहां पर 2600 टू 1900 बीसी पढ़ते हैं। ये इसका लॉजिक क्या है, ये उल्टा क्यों लिखा जाता है? आया समझ? देख लो एक बार ध्यान से, बिल्कुल इसको जिस तरीके से कॉपी में उतार। अच्छा हाँ, एक बात और, ये जितनी भी वीडियोस आ रही हैं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की, जो भी वीडियोस आ रही हैं, इनके इन सबके नोट्स हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी बना के दे रखे हैं। पीडीएफ डाउनलोड करो, उसे लिखो और उसे अच्छे तरीके से समझो। ये वाली चीज समझ लो, बहुत काम आएगी आगे चल के भी। बहुत सारी जगहों पे डेट्स उल्टी लिखी हुई हैं। ये ज्यादातर कब दिक्कतें करती है, उल्टी क्यों लिखी होती है? जब तक ये डेट ना बीसी में होती है, जब तक ये डेट बीसी में होती है तब तक तुम्हें उल्टी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही डेट सारी की सारी एडी में आ जाएंगी, फिर तो जीरो के बाद सारी चीजें शुरू आ गई हैं, फिर तो एडी में आगे चलना है, फिर कभी उल्टी नहीं होगी। लेकिन बीसी से जो भी डेट स्टार्ट होगी वो हमेशा उल्टी तरफ ही जाएगी। मान लो यहां से 2600 तो हमने उठाया 1500 एडी, इसलिए तुम्हें उल्टा लगेगा। और ध्यान रखना बच्चों, डेट को देखते वक्त हमेशा बीसी एडी चेक कर लेना कि क्या है क्या नहीं है। यहां पर जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, इसका टाइम पीरियड क्या रहा था? 2600 टू 1900 बीसी, मतलब 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले का टाइम पीरियड। आया समझ में? बेटा जाके इसके भी नोट्स, पॉलिटिकल साइंस की वो वीडियो आ चुकी है कोल्ड वॉर एरा की, उसकी भी वीडियोस, उस वीडियो के अंदर भी आपके नोट्स दे रखे हैं, उसके भी नोट्स डाउनलोड करो, जल्दी से जल्दी उसे लिखना शुरू करो, ठीक है। आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, और ये वाली वीडियो की भी नोट्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके देख लेना, ठीक है बेटा। और आज के लिए बस इतना ही। ये वाला चैप्टर अभी हम शुरू करेंगे और भी बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी हमने शुरुआत कुछ नहीं कराई है, सिर्फ मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि क्या क्या ये हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या समझ लेना चाहिए। इसको आगे बढ़ने से पहले हम समझ जाएंगे, जब हम इसको आगे और भी ज्यादा पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और भी ज्यादा नई चीजें निकलती आएंगी। और मैंने आपको बता रखा था ना कि आप खुद बोलोगे कि भैया क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। जब ये बताऊंगा ना, तुम खुद बोलोगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट थी। बस वीडियोस का वेट करो और इसको मिस मत करना, पूरी की पूरी वीडियो देखना, ठीक है बेटा। बाय बाय, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।